नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मुरादाबाद प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हिस्ट्री शीटर ललित कौशिक पर बड़ा एक्शन। 11 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। अवैध तरीके से अर्जित की गई थी ये संपत्ति। पत्नी, साले, रिश्तेदारों के नाम पर यह संपत्ति थी। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। ललित कौशिक पर करीब 15 मुकदमे दर्ज हैं। स्पोर्ट्स कारोबारी कुशांक गुप्ता और सीए श्वेताब तिवारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। हिस्ट्री शीटर ललित कौशिक पर एनएसए की भी कार्रवाई की जाएगी। खुशबू सरोही के नाम पे एक दूसरा वहाँ पे प्लॉट है प्रकाश एंक्लेव में, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 25 लाख के आसपास में है। इसके अलावा शेरुआ धर्मपुर में करीब 79 लाख का 89 लाख का एक प्लॉट इनके पास में मिला है। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी जमीनें इन लोगों ने खरीदी है। और ये मुरादाबाद सेक्टर 12 में भी इनके द्वारा एक प्लॉट खरीदा गया, जिसकी कीमत बाजार जो आज की जो वर्तमान जो कीमत है करीब 2 करोड़ 78 लाख के आसपास में है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। मुरादाबाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। हिस्ट्री शीटर ललित कौशिक पर एक्शन। 11 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। विशाल हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, क्या जानकारी, छापेमार कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल आपको बता दो, हिस्ट्री शीटर जो ललित कौशिक है, इस पर करीब 15 से ज्यादा इसमें मुकदमे इसके ऊपर दर्ज है। वही जो मुरादाबाद के चर्चित हत्याकांड, चाहे वो श्वेताब तिवारी हो, चाहे वो एक और हत्याकांड हो, उसका कुशांक जो स्पोर्ट्स कारोबारी थे, इन दोनों ही हत्याओं में इसका जो था मुख्य आरोपी ये था। तो उसी को लेकर के जो था मुरादाबाद जो डीएम है, उन्होंने इसके गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए इसकी कुर्की के आदेश दिए थे। तो पुलिस ने मुरादाबाद एसएसपी के द्वारा जो है इसमें सीओ सिटी और जो सिटी मजिस्ट्रेट है, उन लोगों ने जाकर के इसकी कुर्की करी है। करीब 25 से ज्यादा जो इसके चल अचल संपत्ति उनको चिन्हित किया गया है। करीब 11 करोड़ की संपत्ति जो है वो इसकी क्या कहते हैं कुर्क की गई है। और वहीं एसएसपी का ये भी कहना है कि इस पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और प्रयागराज से बड़ी खबर। कंडक्टर पर हमला करने वाले छात्र लारेब हाशमी का कबूलनामा। कहा, पाकिस्तानी स्कॉलर खादिम हुसैन रिजवी से आइडियोलॉजी मिलती है क्योंकि वो बरेलवी फिरके से आते हैं। लारेब ने कहा कि इंटरनेट पर वो खादिम हुसैन रिजवी के वीडियोस देखा करता था। हमले को लेकर लारेब ने कहा कि गुस्ताख लोगों को सबक सिखाने के लिए हमला किया। लेकिन उनके वीडियो जिस तरह वो इस्तेमाल करते हैं ना शब्दों का, वो आपने इस्तेमाल किया। तो पंजाबी बोलते हैं ना, तो हम थोड़ा सुने थे, वही पंजाबी बोल दी। तो मतलब उनके समर्थक एक प्रकार से मानते हैं उनको। हाँ, उनकी आइडियोलॉजी हम लोग से मिलती है। उनको फॉलो भी करते हैं क्या? सर वो बरेलवी हैं इसलिए फॉलो करते हैं। कौन सा आपको जानते हैं? जानते नहीं हैं, बस ऐसे मतलब नेट पे देखे थे उनको। आप जो वीडियो आपको वायरल हुआ, उस वीडियो में उसी अंदाज में आप बोल रहे थे? बिल्कुल सर, वो इसलिए कि जो गुस्ताख लोग हैं उनको पैगाम देने के लिए। आपने उनका वो भी कहा, उनका जिक्र भी किया था? जी सर, क्योंकि उन्होंने मतलब बात की थी, नबी की इज्जत की बात की थी, तो इसीलिए उनका बात कर रहे हैं। प्रयागराज में बस कंडक्टर पर जानलेवा हमले के आरोपी लारेब हाशमी की 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी रिमांड एसीजेएम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। एसीपी के नेतृत्व में गठित टीम ने लारेब हाशमी के परिजनों से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी छात्र के पिता मोहम्मद यूनुस पोल्ट्री फार्म चलाते हैं। 2 भाइयों और 1 बहन में वो दूसरे नंबर पर हैं। इलेक्ट्रिसिटी बस के कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी बीटेक छात्र को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि वो घायल है, इसलिए उसे जेल नहीं भेजा गया, बल्कि मेडिकल कॉलेज के एसआरएन अस्पताल के वार्ड में उसका इलाज चल रहा है और पुलिस उसकी सुरक्षा में तैनात है। ऐसे में पुलिस के आला अधिकारियों ने उससे इस संबंध में पूछताछ की है। आखिर ये सवाल सबके मन में कौंध रहा है कि क्यों उसने चापर से जानलेवा हमला किया। क्या सिर्फ 8 रुपए का विवाद था या इसके पीछे और कोई वजह है? लेकिन जिस तरह उसने वीडियो वायरल किया था, उसको देखकर साफ लग रहा है
कि वो जिहादी मानसिकता का है और इस मामले में कॉलेज प्रशासन ने भी कार्रवाई करते हुए उसे फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात इसमें सामने आ रही है, उसके आतंकी कनेक्शन को लेकर एटीएस ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का यह मानना है कि अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट में अर्जी दी जाएगी और उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड भी ली जाएगी। हालांकि जिस हथियार से यानी जिस चापड़ से उसने हमला किया था, उस चापड़ को पुलिस ने बरामद कर लिया है और बरामदगी के दौरान ही मुठभेड़ में आरोपी लारेब हाशमी के पैर में गोली लगी है। इसके साथ साथ एक तमंचा भी बरामद हुआ है। उस तमंचे के बारे में भी उसने जानकारी दी है और पोल्ट्री फार्म से ही वो चापड़ ले आया था, इसके बारे में जानकारी मिली है। एटीएस की जो टीम है उसके घर से कई सामानों को जब्त किया है, डेस्कटॉप के साथ ही साथ चिप और इसके साथ ही साथ कुछ अन्य चीजें बरामद की है। 2 मोबाइल और बैंक खातों की डिटेल बरामद की गई है, लेकिन अब तक किसी तरह से उसके आतंकी कनेक्शन का कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन जिस तरह से वो पाकिस्तानी मुस्लिम स्कॉलर खादिम हुसैन रिजवी के संपर्क में था, उनके भाषणों को सुनता था, उससे प्रभावित था, उसको लेकर इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि उसने जो वीडियो बनाया था उसमें भी यही बात उसने कही है कि वो तहरीके लब्बैक का नाम बार बार ले रहा है और ये कहा था कि ये बचेगा नहीं और इंशाल्लाह जिस तरह की उसने बातें कही थी उसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं उसका ब्रेन वॉश किया गया है और इससे वो प्रभावित था। तो इस मामले में पुलिस के साथ ही साथ एटीएस भी जांच पड़ताल में जुटी है। फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद अब आगे पुलिस उसकी कस्टडी रिमांड ले सकती है, इस बात की भी तैयारी हो रही है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और कानपुर में प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर दर्जनों लोगों से ठगी का मामला आया सामने, जिसको लेकर एसटीएफ ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि गैंग के सरगना समेत कई और लोगों की भी एसटीएफ धरपकड़ में जुटी हुई है। ये गैंग लोगों से ऑनलाइन ठगी करता था, एडवांस बुकिंग के नाम पर लोगों से 10,000 रुपए लेते थे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने इसकी जांच शुरू की, साथ ही एसटीएफ की भी मदद की, जिसको लेकर एसटीएफ की टीम ने लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर समेत कई जगह पर छापेमार कार्रवाई की। इसके बाद कानपुर से 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 4 व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार हैं, जिनके नाम अनिरुद्ध, संतोष, अजीत और दिलीप हैं। इनके गैंग के कुछ अन्य सदस्य अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम बनाई गई है और इनके पास से 4 मोबाइल फ़ोन और कुछ जो फर्जी आधार कार्ड हैं वो बरामद हुए हैं। जो पूरी फाइनेंशियल ट्रेल है उसको वर्कआउट किया जाएगा और उसके आधार पर जो बाकी चीज़ें हैं वो सामने आएंगी और आगे कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन ठगों ने ठगी का एक ऐसा फॉर्मूला निकाला जिसने अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर 10,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन कराना और उसके बाद मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना। इसकी सूचना जब एसटीएफ को लगी तो एसटीएफ की गोरखपुर से लेकर लखनऊ और लखनऊ से पीछा करते करते कानपुर पहुंची टीम ने जहां एक और 4 लोगों को धर दबोचा तो वहीं सरगना भागने में कामयाब रहा। इन सबके बीच एसटीएफ की टीम और जिला पुलिस अब सरगना तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इन सबके बीच जमा तलाशी में जहां एक और तमाम कूट रचित दस्तावेज मिले तो वहीं कई फोन बरामद हुए हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस के अधिकारी इस सरगना तक कब पहुंचते हैं और पीड़ितों को कैसे राहत मिलती है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और प्रयागराज से बड़ी खबर, उमेशवा शूटर केस से जुड़ी बड़ी खबर है। अतीक अशरफ के फाइनेंसर नफीस बिरयानी ने कई राज उगले। शास्ता परवीन और जैनब फातिमा के मददगारों की सूची तैयार। सूची में प्रयागराज, कौशांबी, बांदा, उन्नाव, मुंबई के मददगारों के नाम। मददगारों की अब कुंडली खंगाल रही है प्रयागराज पुलिस। उमेश शूटआउट केस में 50,000 के नामी है शाइस्ता परवीन। उमेश पाल शूट आउट केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। सोर्सेस के हवाले से खबर सामने आ रही है कि माफिया अतीक अशरफ के फाइनेंसर नफीस बिरयानी ने पुलिस को कई राज उगले हैं। उसने शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के मददगारों की नाम बताया जा रहा है कि कौशांबी, प्रयागराज, बांदा, हमीरपुर व मुंबई के बांद्रा के इन मददगारों की एक सूची तैयार की गई है, जिनके जरिए प्रयागराज पुलिस इनकी कुंडली खंगाल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इन मददगारों के जरिए जल्द ही शाइस्ता परवीन और जैनब तक पुलिस पहुंच सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश कुमार के साथ डीएस यादव, न्यूज़ 18 प्रयागराज। सहारनपुर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चोरी की 17 बाइक पुलिस को बरामद हो गई है। अवैध असलहा भी पुलिस को मिल गया है। देवबंद में अंतरराज्यीय गिरोह पर यह बड़ा एक्शन माना जा रहा है। मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार। इनके पास से अवैध असलहा भी बरामद कर लिया गया है। इसमें बहुत अच्छा अनावरण ये किया है पुलिस टीम ने, देवबंद पुलिस ने, और इसमें इनको 25,000 रुपए का पुरस्कार मेरी तरफ से दिया जा रहा है। इससे जनपद में और आसपास के प्रदेशों में भी वाहन चोरी पर लगाम लगने में बहुत मदद मिलेगी और भविष्य में इस प्रकार के इनके और साथी जो हैं उनसे पूछताछ कर
अन्य लोग जो इस कार्य में लिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी कर इस पर पूर्णतः लगाम लगाई जाएगी गिरोह पर। आगरा में थाना कागरोल के गांव घेरा खुर्द में दारोगा पुनीत कुमार पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। दरअसल पुलिस जानलेवा हमला के आरोपी से पूछताछ के लिए गई थी। आक्रोशित ग्रामीणों ने बंधक बनाने की भी कोशिश की। पुनीत कुमार के साथ कई लोगों ने मारपीट भी की। जो थाना कागरोल से संबंधित है, थाना कागरोल में एक घर्रा कला गांव है, जहां पे एक पंजीकृत मुकदमे के विवेचना के संदर्भ में एसआई पुनीत वहाँ पे गए थे। अभियुक्तों के यहाँ पूछताछ और बाकी जानकारी के लिए वहाँ गए थे, जहाँ उनके साथ अभियुक्त पक्ष द्वारा कुछ मिसबिहेव किया गया है, जिसका संज्ञान लेते हुए तहरीर प्राप्त कर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। और बहराइच से खबर, जहां समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव के 2 ठिकानों पर विजिलेंस ने छापेमार कार्रवाई की। मुकेश श्रीवास्तव के पैतृक निवास पयागपुर और बहराइच के घर पर 2 अलग अलग विजिलेंस की टीमें छापेमार कार्रवाई में जुटी हुई हैं। लखनऊ से आई 2 टीमें अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी करती नजर आई। आपको बता दें, मुकेश श्रीवास्तव के खिलाफ 2021 में विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू की थी। इसको लेकर ही एक्शन हुआ है। और यूपी एटीएस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के 2 मददगार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आईएसआई के लिए जासूसी करने और टेरर फाइनेंसिंग के 2 आरोपी गिरफ्तार। अमृत गिल उर्फ अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत उर्फ मंत्री को भटिंडा पंजाब से गिरफ्तार किया गया। रियाजुद्दीन को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। दोनों पर आईएसआई एजेंट को रकम सहयोग देने का आरोप है। अमृत गिल आईएसआई एजेंट के संपर्क में था। भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील प्रतिबंधित जानकारियां आईएसआई को भेजने का आरोप है। रियाजुद्दीन के बैंक खाते से अमृत को भेजी गई थी रकम। और इस नेटवर्क का एक आरोपी इजराहुल बिहार की बेतिया जेल में बंद है। रियाजुद्दीन के बैंक खाते को इजराहुल इस्तेमाल करता था। इजराहुल को बी वारंट पर बिहार से लखनऊ लाएगी एटीएस। अमृतपाल रियाजुद्दीन इजराहुल को कस्टडी रिमांड में अब एटीएस लेगी। और महाराजगंज के भारत नेपाल बॉर्डर पर आज पुलिस और इमिग्रेशन की संयुक्त टीम ने 2 ईरानी नागरिकों को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो कूटरचित दस्तावेज के साथ नेपाल जाने के फिराक में थे। बताया जा रहा है पकड़े गए ईरानी नागरिक एक साथ से भारत के अलग अलग जगह पर अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस ने इनके खिलाफ 14A विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बॉर्डर पर तैनात आव्रजन अधिकारी ने सोनौली पुलिस को सूचित किया कि 2 ईरानी नागरिक अवैध रूप से भारत से नेपाल जाने के फिराक में थे। इनके वीजा और पासपोर्ट पर गलत तरीके से मोहर लगाई गई थी। शक के आधार पर जांच पड़ताल में दोनों ईरानी नागरिक गिरफ्तार कर लिए गए। और बांदा में तेज रफ्तार ऑटो बेकाबू होकर पलट गया। इसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना को देखकर स्थानीय लोगों ने आनन फानन में सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। मामला बांदा जनपद के तिंदवारी थाना क्षेत्र का, जहां पर एक बाइक सवार 2 को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार ऑटो पलट गया। जालौन में डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया और जाम खुलवाया। मामला कालपी कोतवाली के जोलूपुर के पास का है। और नोएडा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई, 5 घायल। फेज 2 के सेक्टर 83 की घटना है। हादसे के बाद कार समेत ड्राइवर फरार। सीसीटीवी खंगालने में पुलिस जुट गई है। मिर्जापुर स्थित अदलहाट थाना क्षेत्र के कस्बा नारायणपुर में कार और ट्रेलर में टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इनका इलाज वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। इलाज के अनुसार 3 महिलाओं और 1 बच्चे की इलाज के दौरान मृत्यु हो चुकी है। ड्राइवर समेत 3 लोगों का इलाज इस समय चल रहा है।
दुर्घटना कायद करने वाले ट्रेलर को कब्जे में लेकर के उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। i20 कार के ड्राइवर से तह लेकर के अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उच्च अधिकारियों द्वारा घटना सुनिश्चित किया जा चुका है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। सीएम योगी तेलंगाना के दौरे पर हैं, जहां अलग अलग विधानसभाओं में सीएम योगी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। कुतुबुल्लापुर विधानसभा में सीएम योगी ने रोड शो भी किया। अपने चुनावी जनसभाओं में सीएम योगी ने कांग्रेस और बीआरएस पर जमकर प्रहार किया। भाइयों बहनों, आपकी ये भारी संख्या तेलंगाना से बीआरएस सरकार की विदाई की शुरुआत है। आपका यह उत्साह दिखाता है कि केसीआर की सरकार आप तेलंगाना में बहुत अधिक दिनों तक नहीं टिक रह पाएगी और तेलंगाना भी उत्तर प्रदेश की तरह डबल इंजन सरकार में विकास, सुरक्षा और राम राज्य के पथ पर अग्रसर होकर के विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देगा। भाइयों बहनों, बीआरएस की सरकार ने तेलंगाना राज्य के सपने को चकनाचूर कर दिया है। कांग्रेस ने पहले ही तेलंगाना वासियों की उपेक्षा की थी, यहां के लोगों का शोषण किया था, यहां पे भ्रष्टाचार को बढ़ाया था। आज केसीआर के नेतृत्व में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पूरा कर दिया है। आज तेलंगाना में सरकार परिवारवाद, भ्रष्टाचार और घोर तुष्टीकरण की प्रतीक बन चुकी है। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से तय कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार तेलंगाना में बनेगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की 28 नवंबर से शुरुआत हो रखी है। इस सत्र में अनुपूरक बजट भी लाया जा सकता है, जिससे कि यूपी के विकास को रफ्तार मिल सकेगी। 28 नवंबर को ही लोक भवन में कैबिनेट की मीटिंग होगी और 28 को शाम 4 बजे होने वाली बैठक में सहकारी समितियों के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की तैयारी चल रही है। इसमें योगी सरकार पैक्स को 10 लाख का ब्याज मुक्त ऋण देगी। पैक्स के ऋण के ब्याज का प्रस्ताव अनुपूरक बजट को भेजा जाएगा। इसके साथ ही अनुपूरक बजट में पीडब्ल्यूडी ने 5,000 करोड़ रुपए मांगे हैं। योगी कैबिनेट की बैठक में अनुपूरक बजट के प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। विंटर सेशन होगा विधानसभा का और इसमें अनुपूरक मांगे भी आएंगी और विधानसभा का जो विधायी कार्य है, कई बिल्स हैं, वो भी आएंगे। 28 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। पहले दिन तो एक दुखद समाचार भी है। निश्चित रूप से जैसी विधानसभा की परंपरा रही है, तो वैसे तो कार्य मंत्रणा समिति ही इसको तय करती है, लेकिन ये परंपरा रही है कि पहले दिन जो है वो श्री आशुतोष टंडन जी, जो हमारे सम्मानीय विधायक थे, उनका निधन का निर्देश होगा। हर तरह से हमारा फोकस विकास पर है। विकास, विकास और विकास। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में मेंटेन हुआ, बड़े पैमाने पर उसमें सुधार हुआ और उसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट बहुत तेजी से चल रहा है और डेवलपमेंट में ये हमारा जो बजट आएगा तो निश्चित रूप से उसका सहयोग मिलेगा। काशी में 27 नवंबर यानी कि कल भव्य देवी दीपावली मनाई जाएगी। वाराणसी के घाटों पर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। सीएम योगी और कई केंद्रीय मंत्रियों सहित 70 देशों के राजदूत इस बार देव दीपावली को देखने वाले हैं। गंगा में क्रूज पर सवार होकर गंगा की महाआरती देखेंगे। देश दुनिया में प्रसिद्ध देव दिवाली की महाआरती इस बार विशेष होने जा रही है। इसकी झलक अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर होगी। 27 नवंबर को दीपों की रोशनी के बीच दशाश्वमेध घाट पर होने वाली महाआरती की भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं।
आज संविधान दिवस है। 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को अपनाया था। इसलिए इसी दिन को हर साल देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में कहा कि आज के ही दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। देश के सभी देशवासियों को मैं संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब मिलकर विकसित भारत के संकल्प को जरूर पूरा करेंगे। और संभल में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान सामने आया। गीता, रामायण, कुरान कोई खराब संदेश नहीं देते। मुस्लिम वोट के लिए रामायण का विरोध होता है। यूपी की सभी 80 सीटें जीतेंगे। महाभारत का विरोध करने वालों की मानसिकता मुस्लिम वोट हासिल करने की। यूपी में 80 सीट जीतकर मोदी जी को प्रचंड बहुमत से पीएम बनाएंगे। उनकी मानसिकता वोटों की है, कैसे मुस्लिम वोट हासिल करें। भारतीय जनता पार्टी वोटों की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी कल्याण की राजनीति करती है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी का नहीं, इसलिए उन्होंने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सहयोग। यह है थीम। आजमगढ़ जिले के इंदौरा कारागार में कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने पहुंचकर व्यवस्था की जांच की है। कैदियों को मिलने वाली सुविधा का जायजा लिया। इसके बाद कैदियों के साथ बैठकर उनसे संवाद भी किया है। उनको समाज की मुख्य धारा में एक बार फिर से जुड़ने के लिए अपराध छोड़ने का संकल्प भी दिलाया है। सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से एक अपील करूंगा, हम अपने बच्चों के साथ समय दें, बच्चों के साथ बातचीत को साझा करें, बच्चों की मनोदशा को समझें और वो बच्चे कहाँ क्या कर रहे हैं, बच्चों पर थोड़ी निगरानी भी रखें। और बच्चों के साथ अगर हम बातचीत अपनी आत्मसात करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि बच्चे गलतियाँ करने से बच जाएं। चीन में कोरोना महामारी के बाद एक नई बीमारी ने दस्तक दे दी है और इस बीमारी का बच्चों पर ज्यादा असर पड़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी इसे लेकर अलर्ट हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बीमारी से निपटने के लिए अस्पतालों की तैयारी, उपायों की तुरंत समीक्षा करने की सलाह दी। चीन ने उत्तरी भागों में बच्चों में सांस संबंधित बीमारी में इजाफा पाया है। इसके पीछे मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा, माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया और SARS-CoV-2 को जिम्मेदार ठहराया गया है। और कौशाम्बी में कोखराज पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध शराब से भरी एक DCM गाड़ी पकड़ ली है। DCM से करीब 450 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब बरामद हुई है, जो पंजाब से तस्करी कर कौशाम्बी लाई गई थी। पकड़ी गई शराब की कीमत 35 लाख बताई जा रही है। हालांकि DCM चालक मौके से रफू चक्कर हो गया है। जिसमें एक ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया है। उसके ट्रक से लगभग 450 पेटी शराब बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 35 लाख के आसपास है। बाकी सारी अभी पेटियां गिनवाई जा रही हैं, सब कुछ निकाला जा रहा है, जो पूरे तथ्य आपको अलग से बताएंगे। कहाँ से शराब कहाँ जा रही है? अभी तक जो गाड़ी नंबर मिला है वो पंजाब की शराब है, बिहार जा रही थी ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि कोई अभियुक्त पकड़ा नहीं गया है। अब गाड़ी नंबर से और तलाशी और जो विवेचना से तथ्य आएंगे उस पर। फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ पुलिस ने मोबाइल लुटेरा गिरोह के 4 शातिर बदमाशों को भीकनपुर तिराहे के पास से अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से काफी मात्रा में मोबाइल और देसी तमंचा कारतूस बरामद किया है। पुलिस हिरासत में जा रहे शातिर किस्म के मोबाइल लुटेरे हैं। शहबाज, अवधेश, राहुल, गौतम को अरेस्ट कर लिया गया है। और सीतापुर में एक युवती ने थाने के अंदर ही जहर खा लिया, जिससे पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। बेहोशी की हालत में युवती को हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि लड़की की शादी तय हो गई थी, जिससे बाद लड़की के परिजनों से दहेज की मांग की जा रही थी। दोनों पक्षों में समझौता कराने के लिए आज थाने बुलाया गया। इस दौरान तंग आकर युवती ने थाने में ही जहर खा लिया। आज कहाँ मैटर हुआ? आज कोतवाली के अंदर। क्या था? किस लिए बुलाए थे? वो फैसला निर्णय के लिए बुलाया था, निर्णय नहीं हो पा रहा। 2-3 बार हम आके वापस जा चुके थे।
आज लास्ट दिन बुलाया था, आज भी नहीं हुआ, तो इसी में गुस्से में आके बहन ने कब जहर खा लिया, चूहा मार दवा, मेरे को पता नहीं चला। कहाँ खाया? कोतवाली के अंदर। कोतवाल साहब थे वहाँ पे? कोतवाल साहब अंदर थे, बाकी सब लोग वहीं थे। क्या बताया? कोतवाल साहब ने ये भी कह रहे हैं कि तुम ही लोग झेलोगे और कोई नहीं झेलेंगे। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।